Good morning, students. Today we will study chapter number 8. The chapter name is Rural Livelihoods. It's my lecture number 2. इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये स्टोरी देखी थी। सबसे पहले कलपट्टू विलेज किस तरह से है और उसके बाद तुलसी की स्टोरी इस लेसन में हमने स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उससे आगे बढ़कर है शेखर के बारे में। शेखर भी कलपट्टू विलेज के ही रहने वाले हैं और इसमें उसी की स्टोरी दी हुई है। उसे हम कंपेयर करेंगे तुलसी की स्टोरी से थोड़ा सा और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जो शेखर हैं वो जो पैडी जो मेन क्रॉप होती है यहाँ की वो उसको ग्रो करते हैं और उनका एक छोटा सा लैंड है, उसी पर वो फसल उगाते हैं, है ना। तो उनके पास खुद का लैंड है जबकि तुलसी के पास खुद का लैंड नहीं था। लेकिन अब ये क्या करते हैं, सारा काम, बहुत छोटा सा लैंड है तो सारा काम ये और इनकी फैमिली मिलकर कर लेती है। कई बार इन्हें हेल्प लगती है दूसरे लोगों की तो ये उन्हें पास से बुला लेते हैं और जब खुद हेल्प करते हैं तो जब उन लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ये खुद भी वहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड की जो भी हेल्पिंग होती है वहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से इनका काम हो जाता है। लेकिन अब शेखर खुद बता रहे हैं कि खुद के बारे में बता रहे हैं कि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने उन्हें सीड और फर्टिलाइज़र के लिए लोन दिया था। शेखर के पास लैंड है लेकिन बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, उन्हें भी लोन लेना ही पड़ता है। तो उन्हें जब लोन लिया था तो उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी उनकी जो क्रॉप ग्रो होगी तो उन्हें ही बेचनी पड़ेगी। जो ट्रेडर्स जिनसे लोन लिया है उन्हें ही सेल आउट करना पड़ेगा। तो वो हो सकता था कि ये अगर मार्केट में बेचते तो थोड़े से इन्हें ज़्यादा पैसे मिल जाते, लेकिन अब इनके पास शर्त ये है कि ये सिर्फ उसी ट्रेडर्स को अपना सप्लाई कर सकते हैं, दूसरों को सप्लाई नहीं कर सकते। और उन्होंने ट्रेडर ने एक एजेंट भी भेज दिया है जो कि बता रहा है कि अब टाइम हो गया है, आपने प्रॉमिस किया था तो आपको अपनी जितनी भी क्रॉप हुआ है, जितना भी हुआ है वो सब मुझे ही बेचना है। तो उन्होंने एक एजेंट को भी वहाँ पर भेज दिया है। अगर हम आगे देखें तो इसमें स्टोरी में दिया हुआ है कि 60 बैग के आसपास उन्होंने फसल ग्रो की है। अब इसमें से तो कुछ तो वो उधार चुका देंगे, जो कुछ बचेगा वो सिर्फ 8 महीने के आसपास ही अर्न चल पाएगा। उससे जो बचेगा सिर्फ, अगर साल के 12 मंथ होते हैं तो ओनली 8 मंथ का उनके पास इंतज़ाम था। 4 मंथ के इंतज़ाम के लिए उन्हें कुछ और काम करने पड़ते हैं। तो रामालिंगम जो वहाँ का मेन ट्रेडर्स हैं उनकी एक राइस मिल भी है, तो ये बचे हुए टाइम पर वहाँ जाकर चावल, वो उनकी जो राइस मिल है उसमें जाकर काम करते हैं। इसके अलावा ये मिल्क भी सेल आउट करते हैं। जो लोकल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाकर ये मिल्क भी सेल आउट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑन बीइंग इन डेब्ट्स। अब कर्ज लेने पर, इसका मीनिंग हुआ कर्ज लेने पर। कर्ज लेना क्यों पड़ता है गांव के लोगों को? सबसे पहले ये आता है, हमने जितनी भी स्टोरी पढ़ी है सिर्फ ये देखा है कि गांव के लोग किसी ट्रेडर्स से, मर्चेंट से कर्ज ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं और उनकी सारी शर्तों को मानने को मजबूर होते हैं। तो लेना क्यों होता है सबसे पहले वो समझते हैं। तो इन लोगों की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है जिनके कारण इनको कर्ज लेना पड़ता है। मेन तो जब एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ सीड्स परचेज करना है, फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स यूज़ करना है जिससे फसलों में कीड़े नहीं लगें, फसल अच्छे से हो जाए। तो उनके लिए एक बड़ा सा खर्चा आता है और उसके लिए इन सब लोगों को लोन लेना पड़ता है। फर्स्ट तो टर्म्स ये होती है कि कोई भी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए इन्हें एक लोन लेना पड़ता है। सेकंड, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट गांव में मानसून का हमारे यहाँ कोई वो नहीं होता। अगर फसल मानसून कम आया तो भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम है। तो फसल उसके कारण बर्बाद हो जाती है और उसके कारण भी उन्हें क्या लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है ना। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा मनी नहीं होने के कारण इनको हर कंडीशन पे लोन लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हुआ क्या है, इसमें बताया गया है कि किसान जितने भी हमारे यहाँ के फार्मर हैं धीरे धीरे लोन ले लेके आज उनकी इतनी पोजीशन हो गई है कि जितने भी किसान हैं, हम ऑलमोस्ट सुसाइड का सुनते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो उसका कारण इसी तरह के एक परिवार को चलाने के लिए लोन लेना ही होता है। उनके मेन वो प्रॉब्लम्स वहीं होती है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कंपेयर करते हैं रामालिंगा एंड
करुथप्पा। जो रामालिंगम हैं इनकी हमने देखा है कि इनकी एक राइस मिल भी हैं, इसके अलावा शॉप्स भी हैं इनकी सीड की, पेस्टिसाइड्स की शॉप्स भी हैं, और इन्होंने बहुत सारा मनी अर्न कर लिया है। राइस मिल जो इन्होंने खोली है वो खुद की भी मनी थी और कुछ पैसा इन्होंने गवर्नमेंट से, बैंक से लोन ले लिया है। तो एक तरह से बहुत अच्छा इनके पास सोर्स ऑफ इनकम है और बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो ये आसपास के गांव से ही धान खरीदते हैं, चावल मिल में जो राइस मिल है उसमें आसपास के शहरों और व्यापारियों को बेच देते हैं, और इस तरह से इनकी एक बहुत अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो रामालिंगम एज ए रिच पर्सन विलेज आइडेंटिफाई हैं कि बहुत अच्छा उनका काम है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एग्रीकल्चर लेबरल एंड फार्मर्स इन इंडिया। अब भारत में एग्रीकल्चर की जो लेबर्स होती हैं उनके बारे में करेंगे, और हमारे इंडिया में फार्मर की क्या पोजीशन है, किसान की क्या पोजीशन है, इस टॉपिक के थ्रू उसमें देखेंगे। जो अगर हम कलपट्टू गांव का ही देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट क्या हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं यहाँ पर। लाइक तुलसी की जो हमने स्टोरी पढ़ी थी, शेखर भी हैं जिनके पास छोटी सी ज़मीन है, और कुछ ऐसे हैं रामालिंगम जैसे जिनके पास बहुत बड़े फार्म्स हैं। तो तीनों तरह के हैं, लेकिन जो अगर हम इंडिया की पोजीशन देखें तो वहाँ एवरी 5% में से 2% ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर लेबर्स के रूप में काम करते हैं। मतलब इनका कोई लैंड नहीं होता, ये दूसरों के फील्ड में जाकर वहाँ काम करते हैं और इनका गुजर बसर करते हैं, इनका गुजारा चलाते हैं। तो इस तरह से मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही लोग हैं जिनके पास खुद का कोई लैंड नहीं है। अगर हम शेखर को देखते हैं तो जो शेखर है उनकी ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है, जो ये लैंड है बहुत छोटे होते हैं, उनकी पूरी फैमिली की रिक्वायरमेंट इस ये लैंड की इनकम से नहीं हो पाती है। केवल भारत में अगर हम देखें तो 80% जो हमारे फार्मर्स हैं उनका यही हाल है। 20% ही हमारे यहाँ के फार्मर हैं जो कि रामालिंगम जैसे हैं, बाकी 80% तो ऐसे ही हैं जिनको लोन लेना पड़ता है। और अब क्या हुआ कि जैसे इनको लोन लेना पड़ता है तो इन लोगों ने इनके अलावा भी कुछ और सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुरू किया है, कि जैसे शॉप खोल ली। अब जो बड़े लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो तो जैसे पैसा कमा लिया एक बार तो वो क्या करते हैं, शॉप खोल लेते हैं, मनी लैंडिंग इसमें दूसरों को उधार देने लगते हैं, ट्रेडिंग करने लगते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह उन्होंने ओपन कर ली है। तो बड़े वाले जो किसान हैं वो तो अपनी इनकम को इन सब चीज़ों के थ्रू और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो कर्ज के तले दबे जा रहे हैं कि कर्ज से उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल पा रही है। अगर हम कलपट्टू का देखेंगे तो खेती के बारे में देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में खेती के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों से वो अर्निंग करते हैं, लेकिन ये अर्निंग बहुत कम होती है। जैसे फॉरेस्ट में जो है जितने भी फॉरेस्ट की चीज़ें मिलती हैं या एनिमल से चीज़ें मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट है, फिशिंग है, इससे भी गांव वालों को एक अर्निंग सोर्स है। ये गांव जितने भी गांव में लोग रहते हैं उनके सोर्स ऑफ अर्निंग इस तरह के काम भी होते हैं। तो इनसे लेकिन जो मिलता है इन्हें वो बहुत कम मिलता है। इसके अलावा महुआ, तेंदू लीव्स और इन सबको इकट्ठा करना, सेल आउट करना, हनी को सोल्ड करना, हनी कलेक्शन करना और उसे बेचना, ये सब भी एक गांव के लोगों का मेन ऑक्यूपेशंस होता है कि जिसको वो लोग इजीली कर पाते हैं खेती के साथ साथ। अगर हम देखें कि मिल्क को सेल करना है तो बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जहाँ पर वो वहाँ जाकर अपनी फैमिली को चलाने के लिए मिल्क को सोल्ड आउट करते हैं और अपना काम चलते हैं। और इसके अलावा फ़िशिंग जो होती है विलेज में ऑलमोस्ट एक मेन ऑक्यूपेशंस होता है। खेती के अलावा जो फ़िशिंग जो ये लोग करते हैं उससे उनकी सोर्स ऑफ इनकम, एक खेती के अलावा दूसरा सोर्स ऑफ इनकम मेनली आता है फ़िशिंग का। तो इस तरह से अलग अलग गाँव में अलग अलग रिसोर्स के हिसाब से वहाँ के लोग कामकाज करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा अरुणा एंड नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम कि मतलब ये भी एक स्टोरी की तरह है और इसका नाम है हमारा अरुणा और परिवेलन। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अरुणा और परिवेलन, अब यहाँ पर भी एक स्टोरी दी हुई है। स्टोरी है ये आपके उस स्टोरी से थोड़ा सा अलग है। जो
कलपट्टू जो विलेज था उसी के पास में एक और गांव है पीदूपेन। पीडूपेट जो है एक विलेज का नाम है। यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है फिशिंग। यहाँ के लोग मछली पकड़कर अपना कारोबार करते हैं। अब जो सुबह सुबह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी रो दिखेगी आपको कैटामरीन की। कैटामरीन और नेट की मीन्स कैटामरीन एक छोटी सी नाव का नाम होता है जो कि फ़िश पकड़ने के लिए लोग लेके जाते हैं, और नेट की। तो सुबह मॉर्निंग में आपको सुबह 7 बजे इस तरह की एक भीड़ भाड़ यहाँ दिख जाएगी समुद्र के किनारे हुए। और सारे लोग जब मछलियाँ पकड़ के लौट के आते हैं तो एक शाम को और सुबह मॉर्निंग में काफ़ी वो रहता है, रश रहता है यहाँ पर। अब वहाँ पर जो अरुणा है वो इस स्टोरी को बता रही है कि जो उनके हस्बैंड हैं पारिवेलन जो, और उनके ब्रदर और ब्रदर इन लो, 3 लोग वो एक ही फ़िश पे काम करते हैं, एक ही फ़िश नहीं, एक ही नाव पर काम करते हैं, और तीनों साथ में गए हैं और आज आने में लेट हो गए हैं क्योंकि किसी ने बताया था कि तूफ़ान आने वाला है, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अब उन्होंने जो भी आज मछली पकड़ के लाए हैं, अब उसके लिए उनके 3 पार्ट कर दिए जाते हैं जो भी पकड़ के लाते हैं उसका। तो कुछ मछली तो ये नीलाम कर देते हैं, बाकी कुछ पार्ट जिसकी नाव रहती है उसको देना पड़ता है, उसकी नाव के लिए, नेट के लिए, इंजन के लिए, इस तरह से पार्टीशन करना पड़ता है। बट ये तीनों लोग ने मिलकर क्या हुआ कि एक पूरी नाव इन्होंने परचेस कर ली है, तो इन्हें कोई भी हिस्सा देना नहीं पड़ता है। ये सारा हिस्सा ये खुद तीनों आपस में बांट लेते हैं। अब जो यहाँ की वुमेन के बारे में बताया गया है कि जो यहाँ की औरतें हैं वो यहाँ से क्या करती हैं, मछली खरीदती हैं और बेचती हैं, और टोकरे भर भर के आसपास, मतलब यहाँ से ख़रीद लेंगी और आसपास के गांव में बेचने चली जाती हैं। कुछ व्यापारी होते हैं यहाँ पर जो शहरों के लिए, सिटी में भी फ़िश खरीदते हैं, सिटी के लिए भी उन्होंने फ़िश खरीद ली जाती है। और जो ये है अरुणा, ये बोलती है कि ये दोपहर को 12 बजे तक नीलामी का काम निपटा लेती है, और शाम का जो टाइम रहता है ये और इसके हस्बैंड मिलकर नेट को सुलझाना, नेट की मरम्मत करना और इस तरह का सारा काम ये करते हैं। और सुबह सुबह 2 बजे फिर से समुद्र की तरफ, मतलब ये अब ये बता रही हैं कि जब समुद्र ये इस तरह का, मतलब एक डेली रूटीन बताया है इन्होंने कि किस तरह का इनका डेली रूटीन रहता है। अब ये बता रही हैं कि जब कुछ महीने जब बारिश का मौसम होता है, समुद्र में तूफ़ान रहता है मानसून के दौरान, तो उस टाइम क्या होता है कि ये फ़िश पकड़ने नहीं जा सकते। तो उस दौरान मैंने फिर क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए उधार लेना पड़ता है। वापस से वही प्रॉब्लम आ गई है अदर ऑक्यूपेशन में भी कि उधार क्यों लेना पड़ रहा है। तो वापस से इन्हें 4 महीने अपना गुजर बसर करने के लिए उधार लेना पड़ता है, और इस कारण से वही कंडीशन अगेन व्यापारी क्रिएट करते हैं कि अगर इन्होंने किसी भी ट्रेडर से उधार लिया है तो ट्रेडर्स शर्त रखेगा कि जो भी आप फ़िश ला रहे हैं वो आप हमें सेल आउट करो, वरना वो उधार नहीं देते हैं। तो गांव में मेनली हमें यही प्रॉब्लम दिख रही है कि सारे लोग उधार पर डिपेंड रहते हैं, और जितने भी उधार लेते हैं वो ट्रेडर्स की कम दामों में उनसे चीज़ें ले लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूरल लाइवलीहुड। अब ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन, तो जितना भी अभी हमने स्टोरी पढ़ी है उस स्टोरी के थ्रू ये एक तरह से कंक्लूज़न है पूरे लेसन का कि किस तरह से उन्होंने स्टोरी के थ्रू पूरे गांव के बारे में बता दिया है। इसमें और कुछ भी नहीं दिया है। हमने पढ़ा है कि गांव के अधिकतर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, फार्मिंग करके अपना काम चलाते हैं। फार्मिंग के अलावा भी फसलों को काटना है, उनको बेचना है, उनकी सारी जितने भी काम होते हैं एग्रीकल्चर, ये सब लोग इनमें व्यस्त रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, है ना। दूसरे समय कुछ टाइम ये काम रहता है तब वो बहुत बिज़ी रहते हैं, उसके बाद वो एकदम फ्री रहते हैं। और अधिकतर ये क्या होता है कि जब वो फ्री होते हैं तो उन्हें गुजर बसर करने के लिए कुछ नहीं मिलता है, देन उन्हें लोन लेना पड़ता है। लोन जब भी लेते हैं तो अब उनके सामने प्रॉब्लम हो जाती है कि ट्रेडर्स को सेल करना पड़ता है, उनसे उनको सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाती है, उनको बराबर का पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसके अलावा भी अगर गाँव को और दूसरे देखें तो फिशिंग है, जो कि बहुत एक लार्ज लेवल का ऑक्यूपेशन है ग्रामीणों के लिए। इसके अलावा क्राफ्ट वगैरह भी गांव के लोग करते रहते हैं, क्राफ्ट पर्सन भी गांव में अवेलेबल रहते हैं। तो इन सारे इस पूरे कंक्लूड किया गया है पूरे लेसन को कि गांव के लोग किस तरह से जीवन जीते हैं और किस तरह से उन्हें डिपेंड रहना पड़ता है। और देखा जाए तो उन्हें
कुछ एक महीने तो एकदम फ्री बैठे रहते हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं होता, कमाई का, इनकम का कोई सोर्स नहीं होता है। तो इस लेसन में इसके थ्रू हमने गांव का जीवन देखा है कि गांव का जीवन कितना टफ रहता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।